क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया बस सीधी साधी ईमानदारी और मेहनत से ही चलती है, कि बस अच्छा काम करो, सिर झुकाए रहो और बस सफलता मिल जाएगी? हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन, जो सत्ता और इंसानी फितरत के काफी गहरे जानकार माने जाते हैं, वो शायद इस पर सवाल उठाते हैं। उनका एक मशहूर कोट है कि सत्ता कभी परोसी नहीं जाती, उसे लेना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है वो उन्हीं अघोषित नियमों के बारे में है जो समाज में, दफ्तर में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये शक्ति का मनोविज्ञान है, पर्दे के पीछे की रणनीतियां हैं और उन किरदारों की बात है जो बिना शोर किए दूसरों को प्रभावित करते हैं या कहें तो कंट्रोल करते हैं। ये वो पहलू है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते या अनदेखा कर देते हैं। और आज हमारे इस विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु है वो है रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही चर्चित और उतनी ही विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, और इसे सिर्फ किताब कहना शायद मतलब इसकी गहराई को कम आंकना होगा। अच्छा। ग्रीन खुद इसे एक तरह का सर्वाइवल मैनुअल मानते हैं। अच्छा। मतलब छल कपट, ऑफिस पॉलिटिक्स और सत्ता के संघर्षों से भरी दुनिया में टिके रहने के लिए एक गाइड। सर्वाइवल मैनुअल, इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्होंने करीब 3000 साल का इतिहास खंगाला है। राजा, रानी, सेनापति, दरबारी, धोखेबाज, नेता, सबकी जिंदगियों से निचोड़कर ये 48 नियम बनाए हैं। ये नियम जैसे इतिहास की लैब से निकले हैं। कमाल है। मतलब इतिहास के सबक सीधे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या राजनीति या हमारे सोशल मीडिया फीड पे भी लागू होता है। बिल्कुल। किताब में एक लाइन है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। अगर उसका मतलब समझे तो कुछ ऐसा है, अगर चुनना ही पड़े तो लोगों का प्यार पाने से बेहतर है उनका डर हासिल करना। अरे, ये तो सुनने में बहुत कठोर लगता है। ठोर तो है, और यही इन नियमों की खासियत है, कह सकते हैं। ग्रीन का तर्क यह है कि सत्ता की दुनिया अक्सर इमोशन से नहीं चलती, वो चलती है ठंडे दिमाग वाली स्ट्रैटेजी और पावर बैलेंस से। डर प्यार के मुकाबले शायद ज्यादा टिकाऊ और कंट्रोल करने लायक भावना हो सकती है, ऐसा इस किताब का मानना है। और ये खेल सिर्फ बड़े लोगों जैसे प्रेसिडेंट या सीईओ तक ही सीमित नहीं है। नहीं, लेखक के मुताबिक ये हर लेवल पर चल रहा है। ऑफिस में प्रमोशन की रेस, बिजनेस में कंपटीशन, रिश्तों में अपनी बात मनवाने की कोशिश, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कौन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दिखेगा, ये सब उसी बड़े खेल के छोटे मैदान हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे हम चाहें या ना चाहें, हम सब इस खेल का हिस्सा हैं। एक तरह से हाँ। किताब तो यहाँ तक कहती है कि अगर कोई इन नियमों को नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खेल रुका हुआ है, बल्कि इसका मतलब है कि कोई और उसके ऊपर ये खेल खेल रहा है। बिल्कुल सही। तो इन्हें जानना एक तरह से अपनी सुरक्षा करने जैसा है। आत्मरक्षा। हाँ, ये जागरूकता की बात है। जानना जरूरी है, भले ही कोई इन नियमों को खुद इस्तेमाल न करना चाहे। कम से कम ये समझने में मदद मिलती है कि आसपास जो हो रहा है उसके पीछे क्या क्या मोटिव हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। हाँ, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना। एग्जैक्टली, शायद ज्यादा साफ नजरिए से। तो फिर देर क्यों करें, चलिए इन 48 नियमों में से कुछ खास नियमों को खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और किताब इनके पीछे क्या लॉजिक देती है। जरूर, शुरू करते हैं पहले ही नियम से, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है। हाँ, नियम 1 कहता है अपने मालिक या गुरु से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। ये तो बिल्कुल उल्टा है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि बेस्ट परफॉर्म करो, सबसे आगे निकलो। बिल्कुल, ये जो पारंपरिक सलाह है उसके एकदम विपरीत जाता है। लेकिन ग्रीन का तर्क इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। अच्छा, कैसे? किताब कहती है कि जो लोग पावर की पोजीशन में होते हैं, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हों, अक्सर अपनी पोजीशन और ताकत को लेकर इनसिक्योर होते हैं। तो अगर आप उनके नीचे काम करते हुए उनसे ज्यादा काबिल या ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा चमकदार दिखेंगे, तो वो अनजाने में ही आपको एक खतरे की तरह देख सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि आप उनकी जगह लेना चाहते हैं। ओह, तो ये उनकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर सकता है। हाँ, और नतीजा वो आपकी तरक्की रोक सकते हैं, आपको साइडलाइन कर सकते हैं। इसलिए किताब की सलाह है, उन्हें हमेशा सुपीरियर महसूस कराओ। अच्छा। अपनी सफलताओं का क्रेडिट भी स्मार्टली उन्हें दो। ऐसा दिखाओ कि आप उनकी समझदारी और गाइडेंस से ही सीख रहे हो। ग्रीन के मुताबिक जब वो सिक्योर महसूस करेंगे, तभी वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, रुकावट नहीं बनेंगे।
ये चापलूसी नहीं, बल्कि उनकी इनसिक्योरिटी को मैनेज करने की एक स्ट्रैटेजी है। समझ गई। मतलब सामने वाले के ईगो को संभालना ताकि वो अनजाने में भी रास्ता ना रोके। बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। अब एक और नियम देखते हैं जो उतना ही मिस्टीरियस लगता है। नियम 3 कहता है अपने इरादे छुपाएं। ये तो जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि अपनी असली योजनाएं, अपने लंबे समय के लक्ष्य कभी पूरी तरह मत बताओ। क्यों? ग्रीन का मानना है कि अगर लोगों को पता होगा कि आप असल में क्या चाहते हैं या आपका अगला कदम क्या है, तो वो आपके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं या आपकी योजना को फेल कर सकते हैं। मतलब अपने पत्ते हमेशा सीने से लगाकर रखो। बिल्कुल। जब आपके असली इरादे छुपे होते हैं तो आप अनप्रेडिक्टेबल बने रहते हैं, लोग सोचते रहते हैं, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं और इसी अनिश्चितता में आपकी ताकत छुपी होती है। अच्छा। आप उन्हें गलत रास्ते पर भेज सकते हैं, झूठी जानकारी दे सकते हैं, जबकि आप चुपचाप अपने असली गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। किताब जोर देती है कि चुप्पी और रहस्य शक्ति बढ़ाते हैं, जबकि ज्यादा बोलना और सब कुछ बता देना अक्सर कमजोरी की निशानी होती है। ये तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने जैसा है। सामने वाले को अंधेरे में रखकर आप अपनी चाल चलने के लिए ज्यादा फ्री होते हैं। सही कहा। ये उम्मीद और भ्रम पैदा करने की रणनीति है। जब लोगों को पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो ज्यादा सावधान और शायद थोड़े डरे हुए भी लेते हैं। इससे आपको रिएक्शन देने और सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने का ज्यादा टाइम और मौका मिलता है। ठीक है, अब एक ऐसे नियम पर आते हैं जो पिछले वाले से एकदम उल्टा लग सकता है। नियम 6 कहता है हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। अभी तो बात हो रही थी इरादे छुपाने की और अब कह रहे हैं कि सबका ध्यान खींचो। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? यही तो इन नियमों की खूबी और कॉम्प्लेक्सिटी है। ये सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। नियम 3 खास प्लान्स को सीक्रेट रखने के बारे में था। नियम 6 एक ज्यादा जनरल प्रिंसिपल है जो विजिबिलिटी के महत्व पर जोर देता है। ग्रीन का तर्क है कि आज की भीड़ भरी दुनिया में गुमनामी में खो जाना वो मौत के बराबर है। अच्छा। हाँ, अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते, आपको जानते ही नहीं, तो आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपकी योजनाएं सब बेकार हैं। यानी अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? कुछ वैसा। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही। किताब कहती है कि दुनिया उसी को याद रखती है जो अलग दिखता है, जो चर्चा में रहता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनकर मत रहो। कुछ ऐसा करो, चाहे वो थोड़ा ड्रामेटिक हो, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या बस अनोखा हो, जिससे लोगों का ध्यान आप पे जाए। ध्यान एक तरह की करेंसी है, आपकी पहचान है। एक बार जब लोगों की नजर आप पे पड़ती है, तभी आप अपना असर डालना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि किस तरह का ध्यान खींचना है, ये भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये बात तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा सच लगती है, जहां विजिबिलिटी ही सब कुछ है। लेकिन ये नियम, पहले नियम मालिक से ज्यादा मत चमको के साथ कैसे फिट होता है? हाँ, ये बैलेंस बनाने की कला है। देखिए, नियम 1 मालिक के सामने विनम्र रहने को कहता है ताकि उनकी इनसिक्योरिटी ना जागे। नियम 6 पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की बात करता है। तो शायद इसका मतलब है कि आप ध्यान तो खींचो, लेकिन इस तरह के आपके बॉस को लगे कि ये उनकी टीम या लीडरशिप की वजह से हो रहा है, या फिर आपका ध्यान खींचने का तरीका उन्हें सीधी चुनौती देता हुआ ना लगे। ये एक बहुत फाइन लाइन है। समझ गई। ये वाकई एक जटिल डांस जैसा है। अब एक और नियम देखते हैं जो सुनने में काफी कठोर है। नियम 15 कहता है अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। ये तो बहुत ही बेरहम लगता है। हाँ, ये नियम सत्ता के खेल की जो क्रूर सच्चाई है, उसे बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। ग्रीन का तर्क यहाँ बहुत सीधा है और शायद डरावना भी। अगर आप किसी दुश्मन या कॉम्पिटिटर को आधा अधूरा हराते हैं, उसे संभलने का मौका देते हैं, तो आप असल में भविष्य के लिए एक ज्यादा खतरनाक दुश्मन तैयार कर रहे हैं। वो ना सिर्फ वापस आएगा, बल्कि शायद पहले से ज्यादा अनुभव, ज्यादा नफरत और ज्यादा तैयारी के साथ आएगा। बाप रे, मतलब या तो पूरी तरह खत्म करो या फिर जवाबी हमले के लिए तैयार रहो। किताब का नजरिया यही है। सत्ता के संघर्ष में, खासकर जहां दांव ऊंचे हों, वहां सहानुभूति, दया या आधे अधूरे समाधान की गुंजाइश बहुत कम होती है, ऐसा किताब कहती है। दुश्मन को पूरी तरह बेकार कर देना, उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद कर देना, उसके रिसोर्स छीन लेना, उसकी इज्जत खत्म कर देना, यही पक्की जीत सुनिश्चित करता है, ऐसा ग्रीन का मानना है। इसे पर्सनल क्रूरता की तरह नहीं, बल्कि एक ठंडी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक जरूरत के रूप में पेश किया गया है। लक्ष्य है अपनी पोजीशन को परमानेंटली सिक्योर करना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता के संघर्ष कितने निर्मम हो सकते हैं।
चलिए अब एक और दिलचस्प नियम पर चलते हैं जो शायद ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ये क्यों जरूरी है? ये नियम 3 इरादे छुपाएं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका फोकस थोड़ा अलग है। ग्रीन का तर्क है कि जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा शक्तिशाली और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अच्छा, कैसे? आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। ज्यादा बोलने से अक्सर आप कुछ ऐसा कह जाते हैं जो मूर्खतापूर्ण हो, या जिससे आपके राज खुल जाएं, या जिसका बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। मतलब कम बोलना एक तरह से अपनी डिफेंस करना भी है? बिल्कुल। और साथ ही जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा मिस्टीरियस भी लगते हैं। लोग आपके शब्दों के गहरे मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। वो आपकी चुप्पी को भरने के लिए खुद ज्यादा बोलने लगते हैं, और इस चक्कर में वे अनजाने में अपनी जानकारी, अपने इरादे या अपनी कमजोरियां बता सकते हैं। तो कम बोलकर आप ना सिर्फ खुद को सेफ रखते हैं, बल्कि दूसरों को समझने का मौका भी पाते हैं। ये कंट्रोल का एक बहुत सूक्ष्म तरीका है। ये तो कमाल की बात है। मतलब चुप्पी भी एक हथियार हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं एक और नियम पर जो इंसानी फितरत की नब्ज पकड़ता है। नियम 33 कहता है हर इंसान की कमजोरी या दुखती रग खोजें। हाँ, ये नियम इस आइडिया पर आधारित है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई इच्छा, कोई डर या कोई ऐसी चीज होती है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है या जिससे सबसे ज्यादा डरता है। ओके। ग्रीन इसे थंब स्क्रू कहते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां दबाव डालने से वो इंसान टूट सकता है या आपकी बात मानने पर मजबूर हो सकता है। ये उसका ईगो हो सकता है, पैसे का लालच, शोहरत की भूख, कोई छिपा हुआ डर, परिवार से ज्यादा लगाव या कोई अधूरी इच्छा। तो ये एक तरह से दूसरे के मनोविज्ञान का फायदा उठाना हुआ। उनकी भावनाओं या जरूरतों का इस्तेमाल करके अपना काम निकालना। किताब इसे ठीक इसी तरह एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में पेश करती है। अगर आप किसी की इस दुखती रग को पहचान लेते हैं तो आप उसे प्रभावित करने, उसे अपनी तरफ मोड़ने या यहाँ तक कि उससे कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। खेल आपके कंट्रोल में आ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम सब कितने वल्नरेबल हो सकते हैं अगर कोई हमारी कमजोरियों को जान जाए। अब आखिरी नियम जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, नियम 48, निराकार बने। इसका क्या मतलब है? क्या गायब हो जाए? हाँ, नहीं, गायब नहीं, बल्कि लचीला और एडेप्टेबल बने। ग्रीन यहाँ पानी का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। पानी का? हाँ, पानी का अपना कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। वो जिस बर्तन में जाता है उसी का रूप ले लेता है। वो नर्म भी है और ताकतवर भी। इसी तरह सत्ता के खेल में सफल होने के लिए आपको हालात के हिसाब से ढलना, अपनी स्ट्रैटेजी बदलना और अनप्रेडिक्टेबल होना सीखना होगा। मतलब एक ही पैटर्न पे ना चलें, रिजिड ना बने। बिल्कुल। जो लोग बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जिनकी आदतें और रणनीतियां आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, वो आसान शिकार बन जाते हैं। अच्छा। उनके विरोधी उनकी चालों का अंदाज़ा लगा लेते हैं और जवाबी तैयारी कर लेते हैं। निराकार होने का मतलब है कि आप लगातार बदल रहे हैं, आप पकड़ में नहीं आते। आप कभी लिक्विड, कभी सॉलिड, कभी शांत, कभी तूफानी हो सकते हैं। इससे आप डिफेंसिवली मजबूत बनते हैं क्योंकि आप पर हमला करना मुश्किल होता है, और ऑफेंसिवली भी क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में फिट होकर मौके का फायदा उठा सकते हैं। किताब कहती है कि जो बदलता है वही टिकता है। स्थिरता अक्सर कमजोरी बन जाती है। तो ये थे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से कुछ चुने हुए मगर बेहद असरदार नियम। काफ़ी कुछ सोचने को मिला, और सच कहूँ तो कुछ नियम थोड़े असहज करने वाले भी हैं। हाँ, और ये असहजता बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि ये नियम अक्सर हमारे सिखाए गए नैतिक मूल्यों से टकराते हैं। लेकिन जैसा कि ग्रीन खुद कहते हैं, पावर अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी। ये एक टूल है, चाकू की तरह। आप इससे सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सब कुछ इस्तेमाल करने वाले के इरादे और कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। सही कहा। शायद किताब का मुख्य उद्देश्य धोखा देना सिखाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि दुनिया असल में कैसे चलती है, खासकर उन जगहों पर जहां सत्ता दांव पर लगी हो। बिल्कुल। ये नियंत्रण अपने हाथ में लेने या कम से कम अपने आसपास के पावर डायनामिक्स को समझने के बारे में है। एग्जैक्टली। इस ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा शायद जागरूकता है। जरूरी नहीं कि हर कोई इन नियमों का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करे, लेकिन इन्हें जानने से आप ये जरूर समझ सकते हैं कि कब कोई और आपके ऊपर इनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये तो है। जैसा कि किताब में शायद मजाक में कहा गया है, अगली बार जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा सकते हैं
क्योंकि अब आपको खेल के नियम पता हैं। आप उस चाल को पहचान सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। नियमों को जानना आपको शिकार बनने से बचा सकता है, भले ही आप खुद खिलाड़ी में बनना चाहें। ये आपको एक शील्ड देता है। हाँ, जागरूकता ही बचाव है। ये आपको लोगों के व्यवहार, उनकी प्रेरणाओं और उनके कामों के पीछे छुपे संभावित इरादों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, खासकर मुश्किल या कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। इन नियमों को जानने के बाद क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम समाज में या ऑफिस में या रिश्तों में अनजाने में चल रहे सत्ता के इस खेल से पूरी तरह अछूते रह सकें, पूरी तरह बाहर निकल सकें? या फिर इन नियमों के बारे में जागरूक होना ही, चाहे अनचाहे, हमें इस खेल में एक भागीदार बना देता है, भले ही हम सिर्फ देखने वाले या अपना बचाव करने वाले की भूमिका में हों? ये एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल है। क्या न्यूट्रल रहना संभव है, या ज्ञान हासिल करना ही हमें उस खेल का हिस्सा बना देता है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।